चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए पीरियोडिक टेबल को रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में इस तरह के ऊर्ध्वाधर पंक्ति होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, समूह करते हैं। ये कुल कितने समूह होते हैं? तो 18 समूह होते हैं। इसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में इस तरह के क्षैतिज पंक्ति होते हैं, इसे हम क्या करते हैं, आवर्त करते हैं। और कुल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप में आते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आवर्त संख्या, तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, या चौथी आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। इसके लिए आपको ये मैजिकल नंबर याद रखना होगा, 2 8 8 18 18 32 32। तो आवर्त संख्या 1 में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। आवर्त 2 में तत्वों की कुल संख्या 8। आवर्त 3 में तत्वों की कुल संख्या भी 8। आवर्त 4 में तत्वों की कुल संख्या 18। आवर्त 5 में तत्वों की कुल संख्या 18। तो इस तरह से आपको ये मैजिकल नंबर याद रखना है। तो आप आराम से आप किस आवर्त में कितनी तत्वों की संख्या है आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पीरियोडिक टेबल में जैसे हम सबको पता है कि 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या क्या आते हैं? एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व आते हैं। ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्या करते हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और ग्रुप 2 के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसमें क्या क्या आते हैं आपका? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सभी क्या है? क्षारीय धातु है। इसमें क्या आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। याद करने का ट्रिक आप सभी को पता ही होगा, लीना का रब से फरियाद, बेटा ना एक स्कूटर बाप रोया। अच्छा, अब आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। चलिए हम लिख देते हैं ग्रुप 16 और ग्रुप 15। ठीक है, अच्छा ये होता है आपका पी ब्लॉक। अच्छा, इस ग्रुप में क्या होते हैं? सिर्फ हैलोजन होते हैं, हैलोजन। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? हैलोजन ग्रुप। और इसको कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, क्या क्या होते हैं? तो जैसे इसमें क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इस तरह का तत्व होते हैं। तो ये आपका हो गया हैलोजन फैमिली और ये हो गया आपका उत्कृष्ट गैस। अच्छा, अब हम आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक में दिया गया है। तो डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप। एफ ब्लॉक में कितने टोटल ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप। ठीक है, अच्छा डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। अच्छा, अपवाद में क्या क्या आता है? अपवाद में आपका आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। इनको छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं सभी क्या है? संक्रमण तत्व हैं। अच्छा चलिए, अब हम डी ब्लॉक हो गया, अब हम एफ ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, तो अब देखिए ये आपका डी ब्लॉक हो गया, 13 से लेकर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। अच्छा, इस ग्रुप 3 में यानी इसका ग्रुप संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7 में, ठीक है, लैंथोनॉइड और एक्टिनोइड आता है। लैंथोनॉइड, इसके लिए आवर्त संख्या कितना है? 6 है। और एक्टिनोइड, इसमें जो तत्व है इसका आवर्त संख्या कितना होगा? 7 होगा। अच्छा, ये कहां से कहां तक है? 57 से लेकर 71 परमाणु संख्या वाले तत्व किस सीरीज में आते हैं? लैंथेनॉइड में। और 89 से 103
परमाणु संख्या वाले तत्व किसमें आते हैं, एक्टिनोइड में। तो इस सीरीज में जो आते हैं तत्व उनका आवर्त संख्या 7 होते हैं, और इस सीरीज में जो आते हैं उनका आवर्त संख्या 6 होते हैं। और ये दोनों ही सीरीज, लैंथोनॉइड और एक्टिनोइड, इन दोनों ही सीरीज किस में आते हैं, समूह संख्या 3 में। तो एफ ब्लॉक का एक ही समूह होता है 3, और आवर्त क्या क्या होते हैं, 6 और 7। लैंथोनॉइड के लिए 6, एक्टिनोइड के लिए 7। तो एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व है सभी को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया। सभी को क्या कहा गया है, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये आपका हो गया। अच्छा, एक और सवाल आता है कि इन 4 ब्लॉक में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु तीनों आते हैं। तो पी ब्लॉक एक ऐसा समूह, तो पी ब्लॉक में धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एस ब्लॉक में क्षारीय धातु आते हैं या क्षारीय मृदा धातु। डी ब्लॉक में संक्रमण धातु, सभी धातु हैं। डी ब्लॉक में भी क्या है, सभी संक्रमण धातु हैं। एफ ब्लॉक में आंतरिक संक्रमण धातु है। लेकिन पी ब्लॉक में क्या क्या आते हैं, पी ब्लॉक में धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आते हैं। तो इस टर्म को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूत्र। तो एस ब्लॉक के लिए क्या आता है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में से पूछा जाता है। तो एस ब्लॉक के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूत्र क्या होता है, NH2। पी ब्लॉक के लिए क्या होता है, NH2 NP1 से लेकर 6 तक, यानी P1 P2 P3 P4 P5 या P6, इन 6 में से कोई भी एक हो सकता है। अच्छा, डी ब्लॉक का क्या होता है, इसका होता है N-1 D 1 से लेकर 10 तक, NS 1 से लेकर 2 तक, NS 1 से लेकर 2 तक। और F ब्लॉक का क्या होता है, N-2 F 1 से लेकर 14 तक, ठीक, और D 0 से लेकर 1 तक। एक मिनट थोड़ा सा, N-2 F 1 से लेकर 14 तक। अच्छा, D कितना होगा, N-1 D 0 से लेकर N तक, NS। ये होते हैं एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र। तो इन चारों को नोट कीजिए और इन चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। अच्छा, इसको नोट करने के बाद अब हम लोग आते हैं, चलिए इसको निकालते हैं, परमाणु त्रिज्या। अच्छा, परमाणु त्रिज्या ये क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस है, और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, परमाणु त्रिज्या करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, परमाणु त्रिज्या हो गया, ठीक है। अच्छा, परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो वैंडरवाल रेडियस यानी वैंडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ा होते हैं। फिर आपका मेटेलिक, धात्विक जिसको बोलते हैं हिंदी में मेटेलिक। इसके बाद आपका कोवेलेंट यानी ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, वैंडरवाल, फिर होते हैं मेटेलिक, फिर होते हैं कोवेलेंट त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, वैंडरवाल कहां पाए जाते हैं, तो ये उत्कृष्ट गैसों में कौन सा त्रिज्या पाए जाते हैं, उत्कृष्ट गैस में कौन सा त्रिज्या पाए जाते हैं, वैंडरवाल त्रिज्या पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद धात्विक त्रिज्या धातुओं में, और ये हो गया कोवेलेंट त्रिज्या, ठीक है। चलिए, अच्छा, जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ दे देगा हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, चलिए इसको बाद में करते हैं। तो ये पहले ये आप
अरेंजमेंट को लिख लीजिए कि सबसे बड़ा त्रिज्या किसका होता है, वैन डेर वाल का, फिर मेटेलिक का, फिर कोवेलेंट का। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है। अब हम आवर्त सारणी में इसका ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड्स कहां पर, आवर्त सारणी में। अच्छा, आवर्त सारणी में क्या होते हैं, एक समूह होते हैं और एक आवर्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते हैं। इस कारण से क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ते हैं, यानी बेसिकली क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ते जाता है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। आवर्त में क्या होता है, तो आवर्त में हम लोग बाईं से ये हो गया समूह में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाईं से दाईं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब ध्यान दीजिए यहां पर आप कि जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अब इन तीनों में क्या होगा, तो हम बाईं से दाईं ओर अगर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, यानी सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा, सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का। और अगर हम समूह में देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम समूह में देखेंगे तो क्या होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। तो ये दो ट्रेंड सबको याद होना चाहिए। समूह में ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, ये हो गया परमाणु त्रिज्या। अच्छा, अब हम आते हैं आयनिक त्रिज्या पर। आयनिक त्रिज्या, अच्छा जब हम आयन्स की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक आयन, एक होते हैं ऋणात्मक आयन। इसको बोलते हैं हम लोग केटायन, इसको बोलते हैं हम लोग एनायन। ठीक, अच्छा तो हम लोग यहाँ पर दो चीज पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या में। एक क्या पढ़ेंगे, एक केटायन रेडियस यानी केटायन रेडियस और एक एनायन रेडियस। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं केटायन रेडियस, केटायन रेडियस हमेशा पेरेंट एटम, PARR, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा कि केटायन रेडियस से हमेशा पेरेंट एटम बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि Na+, ये क्या है, केटायन है, Na+ क्या है, केटायन है, और ये Na+ का पेरेंट एटम क्या है, तो Na+ किससे बना था, Na से बना है, ये हो गया इसका पेरेंट एटम। तो अगर आपको एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि Na+ और Na में कौन बड़ा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा केटायन से हमेशा पेरेंट एटम बड़ा होगा, केटायन से हमेशा पेरेंट एटम बड़ा होगा। एक और सवाल देख लीजिए, +2 Mg, यहां पर भी देखिए ये केटायन है और ये क्या है, पेरेंट एटम है, तो इससे हमेशा केटायन से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे एनायन पर। तो एनायन क्या होता है, एनायन रेडियस हमेशा बड़े होते हैं पेरेंट एटम से, कहने का मतलब है अगर हम Cl ले लेंगे, क्लोरीन Cl-,
Cl माइनस, ठीक है। अच्छा, Cl माइनस का पेरेंट एटम, ये Cl माइनस किससे बना है? तो Cl से बना है, तो ये इसका क्या हो गया? पेरेंट एटम हो गया, पेरेंट एटम। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये एनायन रेडियस है वो हमेशा बड़ा होते हैं अपने पेरेंट एटम से, अपने पेरेंट एटम से। तो यहाँ बड़ा क्या होगा? Cl माइनस। क्या बड़ा होगा यहाँ पर? Cl माइनस। तो आपके पास एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया कि एनायन रेडियस सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद आपका न्यूट्रल एटम, उसके बाद आपका कैटायन रेडियस। तो सबसे ज्यादा होगा आपका एनायन रेडियस, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन रेडियस। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह कोई दिया हुआ है H माइनस, H और H प्लस, आपसे ये पूछ लिया गया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? तो सबसे ज्यादा रेडियस कैटायन का होगा, सॉरी एनायन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? एनायन का होगा, फिर न्यूट्रल का होगा, उसके बाद किसका? कैटायन का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या ये समानुपाती होते हैं नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज आयन, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन के, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन के। तो परमाणु त्रिज्या समानुपाती होते हैं नेगेटिव चार्ज आयन के। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना नेगेटिव बढ़ेगा आयन में, परमाणु त्रिज्या उतना बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ए ले लिए, ए माइनस, A2 माइनस, A3 माइनस, A माइनस, A2 माइनस, A3 माइनस, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? तो अभी मैंने बताया कि जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या उतना बढ़ेगा, तो सबसे बड़ा किसका होगा परमाणु त्रिज्या? A3 माइनस का। इसी प्रकार से जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, सॉरी जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या उतना कम होगा, क्योंकि उल्टा है। अगर नीचे वाला बढ़ रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा? कम होगा। तो जितना पॉजिटिव बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या उतना घटेगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो अगर हम इस तरह का केस आ जाए मेरे पास, इस केस में क्या होगा? जब पॉजिटिव वाला आ जाए तो देखना है जिसमें कम पॉजिटिव है वो उसका परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगा। अभी मैंने पढ़ाया जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका रेडियस सबसे कम होगा, ठीक है। इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो ये दो ट्रेंड आपको याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर त्रिज्या घटेगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ सवाल हम कर लेते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया गया आपके पास, N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस और Na प्लस, और आपको दे दिया कि इनके परमाणु त्रिज्या का क्रम ज्ञात कीजिए। दे दिया आपको आंसर क्या दे दिया, सॉरी क्वेश्चन क्या दे दिया? परमाणु त्रिज्या का क्रम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या क्रम होगा? तो देखिए इसमें क्या है, कैटायन है और एनायन है, एनायन है और कैटायन है। तो इन चारों में सबसे कम किसका होगा परमाणु त्रिज्या? कैटायन का। सबसे कम किसका होगा? कैटायन का। अभी मैंने पढ़ाया था, इसका हो गया सबसे कम। अच्छा, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका को त्रिज्या? इसका होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उसका त्रिज्या उतना ज्यादा। इसके बाद O2 माइनस, इसके बाद F माइनस, यानी कैटायन का रेडियस सबसे कम। फिर इन तीनों में क्या हो रहा है? चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर इसका रेडियस बढ़ रहा है। ये क्या हो गया? सही आंसर हो गया, सबसे कम Na प्लस का और सबसे ज्यादा N3 माइनस का, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग कि अगर इस तरह सवाल आ जाए एग्जाम में, N3 माइनस, अच्छा ये तो हो गया ना। एक और सवाल दे दे Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस, तो तीनों आयन से,
और अभी मैंने आपको क्या बताया कि आयंस में जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका रेडियस उतना कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा रेडियस, इसका होगा सबसे कम। इसका रेडियस क्या होगा, इन तीनों में इसका रेडियस सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा रेडियस उतना कम होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा परमाणु त्रिज्या उतना ज्यादा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना त्रिज्या ज्यादा होगा। तो ये परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का कुछ ट्रेंड्स था। तो कुछ फॉर्मूला आपको याद करना है तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है आयनन ऊर्जा। क्या है आपका, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आई.ई. आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर में है ये इस न्यूक्लियस के साथ कौन सा फोर्स लगाता है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहे तो क्या न्यूक्लियस उसको निकालने देगा, निकलने नहीं देगा। इसलिए क्या किया जाता है, कुछ एनर्जी यहाँ पर दिया जाता है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो आयनन ऊर्जा क्या होते हैं, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा से निकालना होता है तो कुछ न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब है कि ये न्यूट्रल एटम है, अगर यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, A+, यही ना होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक क्या बन गया, A+। तो जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसके लिए इस सिस्टम को कुछ एनर्जी देना होगा, तो उस न्यूनतम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो A+ हो गया, बचा क्या A+। इससे भी हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए तो ये क्या बनेगा, A2+, एक इलेक्ट्रॉन और माइनस हो गया। और A2+ था, इससे एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, अब ये क्या बन जाएगा, A3+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ भी हमको एनर्जी लगेगा, यहाँ भी आपको एनर्जी लगेगा। अब सवाल ये है, बताइए कि इन तीनों में क्या एनर्जी सेम लगेगा, तो नहीं लगेगा सेम, तीनों में अलग अलग एनर्जी लगेगा, तीनों में अलग अलग एनर्जी लगेगा। तीनों में क्या लगेगा, अलग अलग एनर्जी। तो अगर तीनों में एनर्जी अलग अलग लग रहा है तो सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, ये हमको निकालना होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए, ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, साइज A से A+ फिर A2+, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, यहाँ पर सबसे छोटा साइज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है। सबसे छोटा साइज का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे कठिन होगा। इसलिए हमेशा तीसरा या अंतिम आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अंतिम आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये आपका हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम, साइज घटेगा, साइज घटेगा। ये क्या हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब कुछ देख लेते हैं ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी साइज जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, उतना आसान होगा। अब हम देख लेते हैं समूह में क्या होगा। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा बताइए अब आप। तो जब हम ऊपर से नीचे किसी वर्ग में आते हैं तो क्या साइज बढ़ता है, तो साइज अगर बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, पहला। अब है आवर्त। आवर्त में क्या होगा,
बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनिक एनर्जी। अब बताइए, बाईं से दाईं ओर जब हम जाते हैं आवर्त में तो साइज घटता है, तो जब साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ये दो ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है, समूह और आवर्त में, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि अर्धभरा या पूर्ण भरा, अर्धभरा या पूर्ण भरा कक्षक का आयनाइजेशन एनर्जी उसके पड़ोसी तत्वों से ज्यादा होता है, से ज्यादा होता है। किसी का अगर कक्षक अर्धभरा है या फुलफिल है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी इनर्ट गैस, जो जितना भी नोबल गैस है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होता है। जितने भी नोबल गैस है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होता है, क्योंकि वो पूर्ण भरा होता है, ठीक है। तो किसी भी तत्व का अगर कक्षक अर्धभरा है, अर्धभरा है या पूर्ण भरा है, तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसके पड़ोसी तत्व से हमेशा ज्यादा होगा। अब ये क्या चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, इसको तो नोट कर लिए थे हम लोग, ठीक। देखिए जैसे सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आप बताइए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम क्या होगा। तो आप सिंपल बताइएगा कि ये पीरियड में, एक ही पीरियड में आता है, एक ही पीरियड में आता है, और बाईं से दाईं ओर हम जा रहे हैं। तो सर अभी आप बताएं कि बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, साइज घटता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, यानी इसका ज्यादा होगा। अब यही ना पढ़ाए कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर साइज कम होता है, और साइज कम होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत समानुपाती है। तो आपका ट्रेंड के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अब समझिए गलत क्यों है। क्यों? अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2p3, इसका करेंगे तो 2p4। तो अकॉर्डिंग टू हुम्स लॉ अगर हम p को भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक 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 इस तरह से भराएगा, और इसमें 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब समझिए ये अर्धभरा कक्षक है, और ये क्या है, ये 4 है, तो ये अर्धभरा कक्षक है। तो अर्धभरा कक्षक का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा उसके पड़ोसी से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये अर्धभरा होने के कारण इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसके पड़ोसी से ज्यादा होगा। तो ट्रेंड सबका इस तरह का दिखाई देगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था इसको ध्यान से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास ले आते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास है ये वाला, बेरियम, ठीक है, बेरियम, बोरोन और कार्बन। बेरियम, बोरोन और कार्बन, इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम ज्ञात कीजिए। इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सिंपल सा बात है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या, सॉरी बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो साइज घटेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसको सवाल कैसे करना है। सबसे पहले हम साइज देख लेते हैं, साइज किसका ज्यादा होगा, साइज इसका ज्यादा होगा बेरिलियम का, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर साइज घटेगा। तो साइज का उल्टा क्या होता है, साइज का उल्टा होता है एनर्जी। तो इसका क्रम कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कार्बन का सबसे साइज कम था, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसलिए कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जब बेरिलियम में देखा गया तो बेरिलियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2s2, और बोरोन का 1:2s2 2p1 2p1। तो ये क्या है, पूर्ण भरा है। इसका कक्षक क्या है, s वाला कक्षक क्या है, पूर्ण भरा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा
इसका जो होगा, इसके पड़ोसी कौन है, बेरिलियम का पड़ोसी बोरोन है, तो बोरोन से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में बेरिलियम का एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो जाएगा और आपका आयन एनर्जी का क्रम इस तरह से होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अच्छा आप बोलेगा सर कार्बन से आगे होगा क्या बेरिलियम का, कभी नहीं। हम झगड़ा कहाँ है, दो पड़ोसी में है, क्योंकि कार्बन तो अलग है ना। कार्बन कह रहा है कि हम सबसे छोटा है, इसलिए हमसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, इसलिए मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। झगड़ा तुम दोनों पड़ोसी में है, तो इसका पूर्ण भरा है, इसलिए इसका आंसर एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर बी होगा और सबसे कम किसका होगा, बोरोन का होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अगर ध्यान रखिएगा तो आपका सारा सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने जितना भी अभी पढ़ाया है आप लोग इसको देख के मॉडल पेपर कीजिए और जितना कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चनों को हल कीजिए, और जो क्वेश्चन का हल नहीं होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो ये पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।